अयानो कोजी क्योताका दुनिया को बाकी लोगों की तरह नहीं देखता, वो डिकोड करता है। जहां आम इंसान किसी रूम में एंटर करते ही वहां एडजस्ट होने लगता है, लेकिन अयानो कोजी वहां शांति से ऑब्जर्व करता है, चीजों को एनालाइज करता है, किसने किस तरफ देखा और किसकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा टेंशन है और किसकी आंखों में फेक स्माइल छिपी हुई है। जब वो किसी रूम में जाता है तो उस रूम में क्या हो रहा है वो उसे नहीं देख पाता, वो बस ये देख पाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो हर मोमेंट में डाटा कलेक्ट करता है और उस डाटा से रियलिटी को समझ पाता है, इमोशन से नहीं, लॉजिक से। अयानो कोजी एक फिक्शनल कैरेक्टर जरूर है, बट उसके ऑब्जर्वेशन स्किल कोई फैंटेसी नहीं है। सच यह है कि यह लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन रियल लाइफ में भी पॉसिबल होता है। तुम भी सीख सकते हो दुनिया को उसी क्लैरिटी से देखने के लिए। अब मैं तुम्हें वो 4 लेवल ऑफ फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ जो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा अयानो कोजी जैसा ऑब्जर्व कैसे करना है, और फाइनली तुम अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, बिल्कुल अयानो कोजी जैसा। पर उससे पहले समझना होगा कि उसके ऑब्जर्वेशन स्किल इतने पावरफुल क्यों है। देखो, लोग सोचते हैं ऑब्जर्वेशन का मतलब ज़्यादा ध्यान से देखना या फोकस बढ़ा देना, लेकिन वो सिर्फ सरफेस लेवल है। असली ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कैसे तुम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, कैसे तुम अनरिलेटेड डॉट्स को कनेक्ट करते हो। मोस्ट लोगों के दिमाग में रहता है फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, ओवर थिंकिंग, इमोशंस, बायसेस। उनका ब्रेन अपने अजम्पशन से ब्लैंक फील करता है। ये बंदा देख नहीं रहा होता, ये ऑब्जर्व करता है। लेवल 1 एक्टिव परसेप्शन ट्रेनिंग। अयानो कोजी का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं था कि वो सब कुछ जानता था, बल्कि ये था कि वो दुनिया को बिना बायस के देख सकता था। वो चीजों को जैसा है वैसा ही समझता था, ना ज्यादा इमोशन ना ज्यादा इमेजिनेशन। और इसी का बेस है एक्टिव परसेप्शन ट्रेनिंग, यानी अपने आंखों और दिमाग को ट्रेन करना ताकि तुम दुनिया को क्लियर और बिना डिस्टॉर्शन के देख सको। स्टेप 1 ऊडा लूप, यानी फाइटर पायलट वाली सोच। ये कॉन्सेप्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जॉन बॉयड ने बनाया था, जिसे फाइटर पायलट्स यूज करते थे अपने एनिमी से एक स्टेप आगे रहने के लिए। और गेस व्हाट, ये तुम्हारे लाइफ में भी काम आता है। ऊडा का मतलब है ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट। सोचो तुम एक क्लास में एंटर करते हो, सब लोग बात कर रहे हैं या कुछ ग्रुप्स साइलेंट हैं। ऊडा में सबसे पहले ओ आता है, यानी ऑब्जर्व। सबसे पहले रूम को तुम ऑब्जर्व करोगे, कौन कहाँ बैठा है, कौन किस टोन में बात करता है। अब आता है ओरिएंट। अब ये आइडेंटिफाई करो कि किस ग्रुप में हाई एनर्जी है और किस ग्रुप में ऑकवर्डनेस। डिसाइड, अब ये सोचो कि आपको किस एरिया में बैठना है या फिर आपको किस इंसान से बात स्टार्ट करनी चाहिए। और फाइनली आपको अपने डिसीजन पे एक्शन लेना है। ये साइकिल सिंपल लगता है, बट अगर तुम कॉन्शियसली यूज करते हो तो तुम्हारा ब्रेन हर जगह पैटर्न पहचानना स्टार्ट कर देगा। स्टेप 2 पेरिफेरल अवेयरनेस। अक्सर हम किसी एक चीज पे चिपक जाते हैं, जैसे किसी का फेस या एक ऑब्जेक्ट। अयानो कोजी ऐसा नहीं करता था, वो अपनी आंखों को रिलैक्स करता था और पूरा सीन को कैप्चर करता था। ये तुम भी ट्राई कर सकते हो। जब भी तुम क्राउडेड एरिया में वॉक करो, तुम्हारे साइड विजन से ये देखने की ट्राई करो कि क्या क्या चीजें मूवमेंट होते हुए दिख रही है। किसने फोन उठाया या किसने क्रॉस किया या फिर किसने अपनी बॉडी लैंग्वेज में शिफ्ट लाया। ये सब तुम्हारे ऑब्जर्वेशन पावर को बिल्ड करता है। स्टेप 3 इमोशनल डिअटैचमेंट। देखो, जब भी इमोशंस हाई होता है तो हमारा ब्रेन सच नहीं देख पाता, सिर्फ फील करता है। कभी इसलिए अयानो कोजी कभी फील करता ही नहीं था, वो बस सिचुएशन को थर्ड पर्सन के हिसाब से देखता था। इस स्किल को कहते हैं थर्ड पर्सन फ्रेमिंग। मतलब जब भी तुम किसी सिचुएशन में हो जहाँ गुस्सा, एंग्जाइटी या स्ट्रेस हो, बस अपने आप से पूछो, अगर मैं थर्ड पर्सन होता तो ये सीन कैसे देख रहा होता। ये सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग को काम कर देता है। तुम उस सिचुएशन के अंदर से बाहर निकल जाते हो और एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन के हिसाब से उस सिचुएशन का ऑब्जर्वर बन जाते हो। तभी तुम अच्छे से डिसीजन ले पाओगे कि इस सिचुएशन में अगर मैं रहता तो क्या करता। क्योंकि इमोशंस है भाई, इमोशंस आपसे कुछ भी करवा सकता है। रेगुलरली अगर ये प्रैक्टिस करो, तुम्हारा माइंड अपने आप इमोशनल फिल्टर हटा देता है और तुम चीज़ों को ऑब्जेक्टिव तरीके से देख पाते हो। अब आता है लेवल 2, जहाँ वो स्टेज होता है जहाँ तुम डॉट्स को कनेक्ट करते हो और लोग सोचने लगता है कि ये सब उसने नोटिस कैसे किया। लेवल 2 एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन। अयानो कोजी सिर्फ देखते नहीं, वो समझते हैं। लेवल 1 में हमने सीखा दुनिया को क्लियरली ऑब्जर्व करना, और लेवल 2 में बात और डीप हो जाती है। अब तुम्हें सीखना है मीनिंग निकालना उन चीज़ों का जो तुम ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि सिर्फ देखना तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता है, पर समझना तुम्हें पावर देता है। स्टेप 1 प्रॉक्सिमिक्स। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे एडवर्ड हिल ने बनाया था।
ये स्टडी से यह पता चला था कि इंसान अपनी फिजिकल स्पेस को कैसे यूज़ करते हैं। थोड़ा ध्यान दो, कोई इंसान अगर बार बार तुम्हारे पास आ रहा है तो वो डोमिनेंस दिखाना चाहता है। अगर कोई तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करता है, यानी कि तुमसे डिस्टेंस बनाए रखना चाहता है, तो वो या तो साई है या फिर वो कंफर्ट जोन चाहता है। एग्जाम्पल के लिए ट्रेन में देखो, जब भी कोई इंसान का पर्सनल स्पेस इन्वेड करता है तो वो इंसान या तो वहाँ से मूव कर जाता है या वो अपना बॉडी को टाइट कर लेता है। ये एक सटल साइन है डिफेंसिव रिएक्शन का। अयानो कोजी ऐसे ही सटल मूवमेंट से समझता है कौन कॉन्फिडेंट है, कौन इनसिक्योर है और कौन फेक मास्क पहने हुए हैं। स्टेप 2, बेसलाइन ट्रैकिंग। हर इंसान का एक बेसलाइन बिहेवियर होता है, एक नेचुरल रिदम जिसके अनुसार वो एक्ट करता है। कोई बंदा अगर हमेशा काम रहता है तो अगर वो ज़्यादा हिल रहा है यानी रेस्टलेस लग रहा है तो बदला जरूर है उसमें। और कोई एनर्जेटिक पर्सन अगर अचानक स्टिल हो जाए, समझो कुछ इमोशनल या मेंटल शिफ्ट हुआ है। ये बेसलाइन समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना बेसलाइन के तुम डिफरेंस नहीं पहचान सकते। स्टेप 3, इंटेंशनल एनालिसिस। अब आता है अयानो कोजी का रियल जीनियस मूव। वो हर ऑब्जर्वेशन को प्रोबेबिलिटी क्लूज मानते हैं, फाइनल ट्रूथ नहीं, एक हिंट। मतलब अगर कोई बंदा स्माइल कर रहा है लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं तो ये हैप्पीनेस नहीं है, ये बस दिखावा है। नर्वसनेस भी हो सकती है। इस स्टेज पे तुम्हें सीखना है नॉन वर्बल और वर्बल क्यूज का क्रॉस रेफरेंस करना, किसके वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। अगर मैच नहीं कर रहे तो वो फेक है, उसके टोन और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है तो समझो कुछ छुपा रहा है। अयानो कोजी कभी जल्दी कंक्लूजन नहीं निकालते, वो हर नए क्लू के साथ अपना ओपिनियन अपडेट करते हैं। यही होता है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। मोस्टली लोग एक बात को मान लेते हैं और उसी के बेसिस पे प्रूफ ढूंढने लगते हैं, एविडेंस ढूंढने लगते हैं। अब ये होता है कंफर्मेशन बायस, मतलब किसी ने तुम्हें कुछ बताया तो तुम भी उसी के सपोर्ट पे ऐसे क्लूज ढूंढने लगते हो जो उसके सपोर्ट पे वर्क करता है। लेकिन अयानो कोजी यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, उसे वेरीफाई करता कि क्या ये चीज सही है या फिर नहीं, तभी वो अपने हिसाब से अपना एंगल एडजस्ट करता। अब आता है लेवल 3। ये वो स्टेज है जहां ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस मिलके एक रियल दुनिया का वेपन बन जाता है। जहां ज्यादातर लोग पैनिक करते हैं वो वहां ऑब्जर्व करता है और इसी कामनेस में उसकी पावर छुपी हुई है। स्टेप 1, क्योस को कंट्रोल करना। क्योस से बचना नहीं, उसे यूज करना सीखो। अक्सर जब सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, आर्ग्यूमेंट, फाइट या फिर हाई टेंशन मूवमेंट, लोग फास्टली रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन अयानो कोजी यहाँ पे रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, कामली देखता है सिचुएशन को। जब लोग इम्पल्सिव होते हैं वो वहाँ पैटर्न नोटिस करता है, कौन कंट्रोल ले रहा है, कौन साइलेंस चूज करता है। और ऐसे ही मूवमेंट में तुम्हें बेस्ट डाटा मिलता है इंसान के बारे में। और इस डाटा से इम्पोर्टेंट डाटा आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इमोशंस हाई होते हैं तो ट्रूथ स्लिप कर जाता है। वही मूवमेंट होता है रियल ह्यूमन डिकोडिंग का। स्टेप 2, पैटर्न इंटरप्ट। कभी कभी सिचुएशन इतनी हैवी हो जाती है कि तुम्हारा दिमाग सेम लूप में फंसा होता है। अयानो कोजी के पास इसका एक ट्रिक है, पैटर्न इंटरप्ट। जब सब हीटेड हो रहे हैं वो एक अनएक्सपेक्टेड बात बोल देता है या एक न्यूट्रल क्वेश्चन पूछ लेता है, कैन वी लुक एट दिस फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। इससे क्या होता है, मूवमेंट का प्रेशर ब्रेक हो जाता है। तुम भी यही ट्राई कर सकते हो। जब भी कोई आर्गुमेंट या स्ट्रेस सिचुएशन हो, एक छोटी सी क्वेश्चन या ऑब्जर्वेशन बोलो जो टॉपिक से थोड़ा अलग हो। हैव यू एक्चुअली थॉट व्हाई दिस हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस। ये मूवमेंट तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन के सीट पे लाता है जहां सब रिएक्ट कर रहे होते हैं, तुम कामली एनालाइज करते हो। स्टेप 3, एडेप्टिव थिंकिंग। अयानो कोजी का दिमाग स्टैटिक नहीं है, वो सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करता है। वो हर नए क्लूज के साथ अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कन्वर्सेशन एक साथ जा रही हो लेकिन सडनली किसी का टोन बदल जाता है, वो इंस्टेंटली अपने एनालिसिस को अपडेट कर लेता है। सिचुएशन को फ्लो के साथ एडजस्ट करना, यही होता है अडेप्टिव इंटेलिजेंस। अब आते हैं लेवल 4 पे। यहाँ से अयानो कोजी एक ऑब्जर्वर से बन जाता है एक स्ट्रेटजिस्ट। वो अब सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है, वो अब प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि आगे क्या होने वाला है। और यही उसका सबसे डेंजरस स्किल था। स्टेप 1, ऑब्जर्वेशन से प्रिडिक्शन तक। अब हमने 3 लेवल कवर किए। तुमने देखना सीख गया, समझना सीख गया और अप्लाई करना भी सीख गया। अब लेवल 4 में हम सीखेंगे प्रिडिक्ट करना। अयानो कोजी हर चीज को एक चैन रिएक्शन की तरह देखता था। उसके लिए कोई भी मूवमेंट रैंडम नहीं होता, हर एक्शन एक रिपल क्रिएट करता है और वो रिपल आगे जाके किसी और रिएक्शन को ट्रिगर करता है। अगर उसने देखा कि कोई बंदा ग्रुप में डिफेंसिव नेचर का है और वो लोगों को सबटली इन्फ्लुएंस करता है
तो अयानो कोजी पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है अगर सेंसिटिव टॉपिक आए तो ये बंदा ग्रुप का मूड ही बदल देगा। यही होता है फ्यूचर कास्टिंग। तुम पहले ही सोच लेते हो अगर मैंने ये बोला तो सामने वाला वैसा रिएक्ट करेगा, और अगर उसने वैसा रिएक्ट किया तो सिचुएशन ऐसे बदलेगी। ये एक मेंटल सिमुलेशन होती है और इसी सिमुलेशन में तुम एक स्टेप आगे रहते हो। स्टेप 3 द 3 सिनेरियो रूल। हर सिचुएशन में अपने दिमाग में ये 3 वर्जन बनाओ। नंबर 1 बेस्ट केस। बेस्ट केस में सब कुछ तुम्हारे फेवर में जाता है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही जाता है। सेकंड आता है वर्स्ट केस। जो भी तुम सोचते हो उसके उल्टा ही जाता है, जो तुम सोचते हो उस डायरेक्शन में नहीं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब आता है थर्ड मोस्ट लाइकली केस। रियलिस्टिक आउटकम क्या हो सकता है, यानी कि आपने बेस्ट केस भी नहीं सोचा, वर्स्ट केस भी नहीं सोचा, जो रियलिटी में हो सकता है वो आपने सोचा। अब जब रियल सिचुएशन अनफोल्ड होती है तुम प्रिपेयर्ड होते हो हर एंगल से। लोग पैनिक करते हैं जब प्लान उनके अगेंस्ट में जाती है, पर तुम नहीं, क्योंकि तुमने तो पहले ही सोच लिया था। वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड मोस्ट लाइकली केस। अब इन तीनों में से ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये तीनों में से कोई एक होगा। अयानो कोजी का माइंड हर वक्त ये 3 सिनेरियोस चला रहा होता है, इसी वजह से वो कभी सरप्राइज नहीं होता। अब मान लो तुमने प्रिडिक्ट किया पर हर चीज वैसे नहीं हुई जैसे तुमने सोचा था, पर अयानो कोजी इसे फेलियर नहीं मानता, वो उसे एक फीडबैक लूप बनाता। वो बैठ के सोचता है गलती कहाँ हुई, मैंने कौन सा क्यूज मिस किया, क्या मेरी अजम्पशंस गलत थी। ये रिफ्लेक्टिव प्रोसेस तुम्हारा ब्रेन एक सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम बना देता है। मतलब तुम्हारा दिमाग हर बार एक्यूरेट होता जाता है। जितनी बार तुम अपना ऑब्जर्वेशन और आउटकम कंपेयर करते हो उतनी बार तुम्हारा सबकॉन्शियस शार्पन होता है। एक टाइम आता है जब तुम इंस्टिंक्टिवली प्रेडिक्ट करने लगते हो बिना कॉन्शियसली सोच के, और वही होता है अयानो कोजी लेवल मास्टरी। फ्यूचर कास्टिंग सिर्फ सिचुएशन को समझने का स्किल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। अयानो कोजी हर बात पे रिपल इफेक्ट सोचता है। ये एक्शन लेने से क्या रिएक्शन मिलेगा, ये रिएक्शन किसको इन्फ्लुएंस करेगा, ये इन्फ्लुएंस चीज़ों को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा। जितना ज़्यादा तुम कॉज एंड इफेक्ट के चैन को समझोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग पावरफुल बनेगा। अयानो कोजी के लिए हर इंसान, हर वर्ड एक चेस पीस है, और वो हर मूव पे 3 स्टेप अहेड होता है। लेवल 4 के एंड तक तुम सिर्फ दुनिया को ऑब्जर्व नहीं करते, तुम उसे डिज़ाइन करने लगते हो। तुम्हें पता होता है किससे बात करनी चाहिए, किससे साइलेंस मेंटेन करनी चाहिए, किसको इग्नोर करनी चाहिए, और कब एक स्मॉल स्टेटमेंट तुम्हारा गेम बदल सकता है। अयानो कोजी इसी स्टेज को ऑपरेट करता है, इसलिए वो दुनिया का पार्ट नहीं लगता, वो उसका आर्किटेक्ट लगता है। जब तुम ये करने लगते हो तो तुम्हारा माइंड एक रीडर बन जाता है जो हर सिचुएशन को पहले से रीड कर सकता है। लोग बोलते हैं ये सब उसने कैसे पहले से जान लिया, और तुम सिर्फ मुस्कुराते हो क्योंकि तुमने अयानो कोजी के 4 लेवल मास्टर कर लिए हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी रूम में एंटर करो या किसी कन्वर्सेशन में बैठे हो या कोई डिसीजन लेना हो, याद रखना तुम बस रिएक्ट करने नहीं आए हो, तुम डिकोड करने आए हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।